थर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है कि ए रिसर्चर वर्कर टेक्स 100 ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट इफ ही रिपीट्स द सेम एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग 500 ऑब्जर्वेशंस हाउ इज द प्रोबेबल एरर अफेक्टेड। तो पहली बात तो बच्चों ये आती है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट रिपीट क्यों करते हैं। वाई रिपीट एक्सपेरिमेंट, वाई रिपीट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉर मिनिमम एरर। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एरर, ठीक है। यानी कि जितना भी आंसर में मिनिमम से मिनिमम एरर आएगा उतना ही वो एग्जैक्ट आंसर देगा। तो ये बात आपको समझ में अगर आ गई हो, अब मान लीजिए आपने अगर 5 ऑब्जर्वेशंस किए हैं, अगर आपने 5 ऑब्जर्वेशंस किए हैं, हम मिनिमम एरर की बात कर रहे हैं, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे उतने ही कम हमारे एरर्स आएंगे। मान लीजिए आपने 5 रिपीट एक्सपेरिमेंट किए, 5 रिपीट एक्सपेरिमेंट किए, तो बच्चों चांस ऑफ एरर जो बन जाता है, चांस ऑफ एरर 1/5, यानी कि वो 1/5 मिनिमम हो जाएगा। अगर आपने एक बार किया होता है तो 1%, एक मतलब एक, और अगर उसका आपने 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, यानी कि 5 रीडिंग्स आपने निकाली हैं, तो हमारे पास जो उनका एग्जैक्ट आंसर आएगा, मेन वैल्यू जो ट्रू वैल्यू आएगी, उसमें एरर 1/5 हो जाएगी। वैसे ही बच्चों अगर आप 100 रिपीट करते हैं, 100 रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बच्चों पॉसिबिलिटी ऑफ जो एरर होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर वो बच्चों 1/100 हो जाएगा, यानी कि और भी कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी कि अगर आपने अब इसके बाद 500 किया तो 500 किया तो बच्चों अब जो एरर आएगा, पॉसिबल एरर जो आएगा वो और कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1/500 और मिनिमम हो जाएगा। तो बच्चों इसका रिजल्ट यही है कि आप अगर 100 टाइम्स रिपीट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो होगा 1/100 होगा, और अगर आप 500 टाइम्स अगर रिपीट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, तो उसका एरर पहले से और कम हो जाएगा, 1/500 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना एरर कम होगा उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतना ही परफेक्ट आंसर आएगा। इसका आंसर यही है, तो इसे नोट कर ले बच्चों, ये आंसर आपको देना है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। In DPP number 3.2, problem number 6, error in the measurement of radius of a sphere is, error in the measurement of radius of a sphere, एक sphere है, इसका रेडियस, ठीक है, इसके रेडियस में जो एरर पाई गई है r इक्वल्स टू 1%, 1%, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर हम इसी रेडियस का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। एरर इन वॉल्यूम कितना होगा, किस में निकालना है बच्चों? ये निकालना है परसेंटेज में। तो आप सभी को सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये टर्म्स कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट या विशेष इसलिए भी है कि देखो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों जब भी हमने डायमेंशन लिया है तो कांस्टेंट के बारे में हम जानते ही नहीं थे, यही उसका एक लिमिटेशन था कि हम कांस्टेंट के बारे में कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों वही काम यहाँ करते हैं
क्या करते हैं, वी एस प्रोपोर्शनल टू हम कर देते हैं आर क्यूब। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे करना है। नाउ चेंज इन एरर फार्मूला, चेंज इन एरर फार्मूला। ठीक है, तो जब एरर फार्मूले में चेंज करेंगे तो ये बच्चों कौन सा है, पावर वाला फार्मूला है ये। तो देखिए डेल वी एस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एरर अपॉन वी एस, ठीक है, इक्वल टू 3 डेल आर अपॉन आर। ठीक है, अब हम बच्चों इसमें परसेंटेज बनाना है हमको इसमें, तो परसेंटेज लिया क्या करेंगे हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे V%। तो बच्चों आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने इसी की वैल्यू पुट करी, कैसे हमें V% निकालना है। तो ये बच्चों एक आपका रिलेटिव एरर है, हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज इन वॉल्यूम। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस वाले टर्म्स में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 इंटू % इन रेडियस, और बच्चों इसकी वैल्यू गिवन है, वो कितनी है आपकी 1%। तो ये बच्चों आ गया आंसर इज 3%। तो वॉल्यूम में बच्चों 3% का एरर आ जाएगा, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों हम यहाँ पर केवल आंसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस हम नहीं दे रहे हैं, हमारे पास स्पेस कम है। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, हमें b की डायमेंशन निकालनी है। ये जो आप देख रहे हैं b, इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, बड़ा आसान सा है ये। देखिए इक्वेशन की बस लंबी चौड़ी दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर उतना ही टफ होगा, उतना ही आसान होगा। CT² प्लस DT³। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ b निकालना है। तो बच्चों हमें केवल इतना ही पोर्शन लेना है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, आप जान पा रहे होंगे कि v डिनोट वेलोसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ t, वेयर t इज टाइम। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है बट आप अपने सेंस से बता सकते हैं कि यहाँ पर v क्या होगा और t क्या होगा। सो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इनटू डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, सभी जानते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हमें याद है, आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि सबसे शुरुआत में हमने यही बताए थे, L1t-1 एंड डायमेंशन ऑफ t इज t1। तो आप देख पा रहे हैं t-1 और ये t1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि इनके बेसिस t और t सेम है। तो क्या बचेगा, L1। तो आप बच्चों इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू m0 L1 और t0। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी डिफरेंट है, जो अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है। देखिए क्या है वो न्यूमेरिकल, द फोर्स F इज गिवन in terms of time t, and displacement x by the equation
F इक्वल टू A cos bx प्लस C sin dt, right? And the dimensional formula of d upon b is, हमें इसको सॉल्व करना है। एक बार आप पढ़ लीजिए इस प्रॉब्लम को और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सभी बेसिक चीज़ें पता है, हमें इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी पता है, हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना भी पता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो तरह तरह की क्वेश्चंस आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपके दिमाग में बच्चों प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि ये कैसा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है और अभी तक तो सर ने बताया था कि इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से अगर दो क्वांटिटीज़ के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो उनकी डायमेंशन सेम है। बच्चों अब उससे भी आसान तरीका ये है कि अगर कोई एंगल दिया होता है, मान लीजिए कॉस थीटा, ठीक है, कोई भी एंगल, ठीक है, तो इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इक्वेशन इसकी क्या आ सकती है, m0 l0 t0, ये तो होगा, या फिर इसको कहते हैं 1। बात समझ गए। अगर हम यहाँ पर डायमेंशन लिख दें तो कि अगर हमें डायमेंशन किसी एंगल या एंगल रेशियो का निकालना है तो उसकी डायमेंशन इक्वेशन ये आएगी या उसकी 1 होती है, तो डायमेंशन लेस हो गया क्योंकि 0 0 0 आ गया यहाँ पर। तो बच्चों अब देखो उसी तरह से ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी bx, ठीक है, अगर हम कहते हैं डायमेंशन cos bx, राइट, इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 या m0 l0 t0। इसी को हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ bx या bx इक्वल टू 1। बस यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, bx इक्वल्स टू 1 या फिर b इक्वल्स टू 1 अपॉन x या फिर x की पावर -1, ठीक है। इसको नोट करिए। सिमिलरली dt is also dimensionless, ठीक है। सो dt इज इक्वल टू 1 और t और d इक्वल्स टू 1 अपॉन t और t इज गिवन टाइम इन द न्यूमेरिकल, सो t माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ t, या 1 अपॉन टी भी चलेगा, 1 अपॉन टी भी चलेगा। नाउ फ्रॉम द न्यूमेरिकल d अपॉन b, ठीक है, d अपॉन b अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा x अपॉन टी, x अपॉन टी या x अपॉन कैपिटल टी, राइट। तो ये तो आंसर बच्चों आया ही, लेकिन अगर आप देखो तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये हम अपनी तरफ से ऐड कर दे रहे हैं कि ऐसा भी पूछते हैं। बच्चों जो भी हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं ये सभी कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, इसलिए हम इसको अपनी तरफ से सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी which has fallen freely
under gravity varies as g raised to power p h raised to power q, where g is the acceleration due to gravity and h is height. H is height through which it has fallen. The value of P and Q are right. ऑप्शन इज गिवन, जगह नहीं है तो इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं 1/2 1/2, बी ऑप्शन 1/2 -1/2, and C option 1/2 1/2, and the last D option -1/2 -1/2. Please note down. तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है, वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन, कह सकते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रेज़्ड टू पावर p एंड h रेज़्ड टू पावर q। हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले बताया था। हम केवल आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा। तो देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन हम सभी को पता होती है L1t-1। ग्रेविटी g की डायमेंशन पता होती है L1t-2, और h की सभी को पता होती है, केवल लेंथ होती है, दिस इज L1। बस वैल्यू पुट करो, बहुत ही आसान है। किसको हम लिख सकते हैं m0 L1 और t-1 प्रोपोर्शनल। ये हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं आपको एग्जाम के पर्पज से। एंड g L1t-2 पावर p, ठीक है, एंड h L1 रेज़्ड टू पावर q। अब आप इनको सॉल्व कर लें। देखिए ये L1 और L1 दो बार है तो LP प्लस Q एंड t-2p। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, तो बच्चों P की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड Q की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों ही सेम आ रहे हैं 1/2 एंड 1/2, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चेक कर लेना एक बार, आंसर भी गलत हो सकता है, हमने आपको तरीका बता दिया। नोट कर लें इसको। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वेवलेंथ associated with a moving particle depends upon pth power of its mass m, कॉमा qth पावर ऑफ, कुछ नहीं बस केवल ये नया टर्म्स डाल देते हैं pth और qth, पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी v एंड rth पावर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये कुछ नया फॉर्मूला आ गया, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। h देन
then correct set values of P, Q and R, इनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है P इक्वल्स टू 1, Q इक्वल्स टू -1 एंड R इक्वल्स टू 1। बी ऑप्शन P इक्वल्स टू 1, Q इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1 एंड सी ऑप्शन P इक्वल्स टू -1, Q equals to -1, R equals to -1 and the last option is P equals to -1, Q equals to -1 and R equals to 1। इनको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हमें करना तो पहले जैसा ही है, बस हमें डायमेंशंस पता होनी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। देखो पहले तो क्या दिया हुआ है कि वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू m मास रेज टू पावर p, ठीक है, वेलोसिटी रेज टू पावर q एंड प्लैंक कांस्टेंट h रेज टू पावर k। तो देखो बच्चों डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, बच्चों इसकी यूनिट होती है मीटर, और हम किस में नापते हैं, लेंथ में, मीटर नापते हैं। तो बच्चों इसकी डायमेंशन आ जाएगी L1। ठीक है, अब आते हैं मास, सभी जानते हैं मास की डायमेंशन, इसके लिए कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो मास की डायमेंशन m1। देन आफ्टर इसके बाद वेलोसिटी, अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा चुके हम, L1t-1 एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये कुछ नया है, प्लैंक कांस्टेंट h। देखिए बच्चों कैसे आता है ये, एक्चुअल में आपके क्लास 12th में लास्ट चैप्टर मिलेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में। तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है वो E एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप h निकालेंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी E अपॉन फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशन फार्मूला m1 L2t-2 जो कि वॉगडन का होता है, आप निकालिएगा। तो हम यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आप लिख देते हैं mL2 m1 L2 m1 L2 एंड t-1। ठीक है, ये तीनों ही चारों फार्मूले जो हैं आप ये वाले इसमें आप पुट कर दीजिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू m1 p, फिर वेलोसिटी L1t-1 पावर q एंड प्लैंक कांस्टेंट m1 L2t-1 k एंड ऑन कंपेयरिंग PQ एंड के है ना, हाँ नहीं सॉरी R है वो, के कहाँ से आ गया, R है वो। ठीक है, सो R, PQ एंड R। तो इसको निकालते हैं तो हमारे पास P की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, Q की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी और R की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, P-1 Q-1 एंड R की वैल्यू 1। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लीजिएगा एक बार इसको, आप सॉल्व करके देखिएगा। तो बच्चों कल टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, हमें टॉपिक नेम आपको बोल दिए हैं, मैं मैम से बोल दूंगा कि कल टेस्ट ले लें आप लोगों का, और कल के कल ही हमें आंसर मिल जाने चाहिए। फिर उसका रिवीजन हम कराएंगे टेस्ट के मंडे में, और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर, न्यू चैप्टर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से।